गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आपको दूंगा मैं सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। शाम के बज रहे होंगे आपके 7 बजे तक आ जाता है ये प्रैक्टिस सेट आपके पास। इसमें मिलेंगे आपको ट्रिक्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये मिक्स क्वेश्चंस हैं, अलग अलग पेपर से उठाए गए। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, मगर सबसे पहली बात, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो। 30 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं इसमें और अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, बाकी प्लीज़ शेयर कीजिएगा। इसमें से लिंग भेद भाव को प्रदर्शित कौन सा कर रहा है बताओ। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती हैं या लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती हैं, तो ये तो नहीं कर रहा है। लड़कियां केवल घर का काम काज करती हैं, देखो ये दे रहा, केवल घर का काम काज करेंगी ना, तो ये क्या बता रहा है, एक लिंग के बारे में दृष्टिकोण बता रहा है। ये जितने भी आपकी पूर्व पहले की अवधारणा बनी हुई ना, उससे रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो वो लिंग से भेदभाव दर्शाता है, तो आंसर हो जाएगा बी। घर में क्यों काम काज करेंगे भैया, वो तो बाहर भी कर सकती हैं। ठीक है, कर रही हैं अब तो, लड़कियां तो हर एरिया में कर रही हैं अब तो काम। अब देखो एक क्वेश्चन है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। तो मिथ्या परिपक्वता का समय किसको कहा जाता है बताओ। तो ऐसे याद रखो, बच्चों को मीठा रस नहीं आता, आंसर हो जाएगा बी। अब रस क्यों नहीं आता, चॉकलेट खाएगा दांत सड़ जाएंगे, तो रस आया नहीं आया। अच्छा एक चीज़ याद रख लो, जैगरोन पीरियड, जैगरोन पीरियड ये होता है 6 से 9 महीने के बीच का। ठीक है, याद रखना क्या हो जाएगा, 6 से 9 महीने। अच्छा एक क्वेश्चन और याद रखना, 5 वर्ष के बच्चा ना 2100 शब्द बोलने लग जाता है। कितने, 2100 शब्द। और 5 वर्ष के बच्चे का ना वजन 43 इंच और 43 पाउंड होता है। 43 इंच 43 पाउंड, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। और क्या बता सकता हूँ, 16 वर्ष का बच्चा ना 44% मांसपेशियाँ हो जाती हैं उसके शरीर में। ठीक है, 44% जो हिस्सा होता है ना मांसपेशियों का होता है 16 वर्ष के बच्चे में, इतना याद रख लोगे आप। ठीक है, और बस नेक्स्ट, ये सारे फैक्ट याद रखना। डैश के अतिरिक्त निम्न में से सभी तत्व संकेत करते हैं कि बच्चा संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। देखो मधुर संबंध, सही बात है। और दृढ़तापूर्वक करते हैं चुनौतियों का सामना, ये भी अच्छी बात है। क्रोध और हर्ष के समय प्रभावी रूप से प्रतिबंध, मतलब लड़ाई मतलब गुस्सा आए या उन्हें दुख हो या खुशी हो तो उसे किससे, प्रभावी रूप से, ये भी अच्छी बात है। हम उम्र के साथ क्या करते हैं, प्रतियोगिता, कभी भी प्रतियोगिता करने पे ध्यान हमें नहीं दिलवाना है, तो ये कोई समायोजित होने का अच्छा लक्षण नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें पूछा है भाषा संबंधी योग्यता का विकास चरमोत्कर्ष पे कब होता है। तो ये तो देखो चारों अवस्थाएं किसकी दी हुई, प्याजे की। प्याजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने क्या दिया था, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। और इसे क्या कहते हैं, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी ये भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, और इन्हें और क्या कहा जाता है बताओ, बताओ, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है इसे। ठीक है, ये भी याद रख लेना। कितने, 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे इन्होंने। ठीक है, तो ये होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक। यहाँ पे बच्चा अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, याद रखना। अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचने का मतलब समझ रहे हो, जो मैंने आपको दिखाया ना उसके बारे में आप अमूर्त कल्पना कर सको। ठीक है, इसे कहते हैं अमूर्त, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है संवेगात्मक विरेचन क्या होता है। संवेगात्मक विरेचन पता क्या होता है, संवेगात्मक दमन से बाहर निकलना। क्या होता है, संवेगात्मक दमन से बाहर निकलने को कहते हैं आप संवेगात्मक विरेचन, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा को सबसे अच्छे तरीके, मतलब ये कह रहा है विकास में ना आपका जो विकास होता है, विकास क्या होता है, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। इसमें ना आनुवंशिकता की जो प्रभाव की सीमा है उसको सबसे अच्छे तरीके से कैसे दर्शाया जा सकता है कि आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। कितना क्या होता है, ये होता है आनुवंशिकता, आंसर हो जाएगा बी। अच्छा अब कहोगे आपके सर एनवायरनमेंट क्या करता है, एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि बच्चा कितना विकसित होगा, कितना होगा या नहीं होगा ये तो डिसाइड करेगा एनवायरनमेंट, और ये कितना किया जा सकता है ये डिसाइड कर। ऐसे याद कर लो, हेरिडिटी कैन, हेरिडिटी के साथ आता है कैन, मतलब कितना किया जा सकता है, सकना वाला जो आ जाए ना सेंस, वो आ जाएगा हेरिडिटी। एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कितना होगा या नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। और अगर यहाँ पे आनुवंशिकता की जगह क्या होता है, एनवायरनमेंट होता, तो आंसर हो जाता ए। समझ में आया होगा, और ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछेगा। नेक्स्ट, अब देखो इसमें पूछ रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की कौन सी विशेषताएं। पूर्व संक्रियात्मक कहाँ होती है, 2 से 7 वर्ष होती है। प्याजे की सेकंड स्टेज है, ये भी 2 तरीके से डिवाइड है। ये स्टेज की भी कितनी स्टेज है, सब स्टेज 2। तो देखो इसमें तीनों चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, देखो इंग्लिश में बताता हूँ थोड़ा। ईगोसेंट्रिज्म, रोल प्ले और सिम्बॉलिक प्ले। देखो ईगोसेंट्रिक बच्चा दूसरों के उसे नहीं समझ पाता, जो उसे खुद पसंद है उसी को सही मानता है। जैसे बच्चे को खेलना पसंद है तो मम्मी अगर थक भी गई ना तो बच्चा खेलने की जिद करेगा। ठीक है, और सिम्बॉलिक थॉट आने लग जाते हैं, और यही किस में आता है, आइकॉनिक स्टेज में आता है ब्रूनर की। ये कहते हैं कि जो सिम्बॉलिक थॉट हैं जो प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक में आते हैं, तो ब्रूनर की किस में आते हैं, वो आइकॉनिक स्टेज में आते हैं, याद रखना। ठीक है, और इसी में क्या होता है, एनिमिज्म आ जाता है बच्चे में, मतलब सारी चीज़ों को, मृत चीज़ों को
जीवित देखने लग जाता है। कैसे मृत मृत नहीं कहेंगे, आप कहेंगे जिनमें प्राण नहीं है। जैसे कि कोई खिलौना, उसमें प्राण तो है नहीं, मगर वो समझेगा कि वो भी सही है, मतलब उसी तरीके से सोचता है, फील करता है, ठीक है। जैसे कि वो भी दूध पी सकता है, सो सकता है, इस तरीके से। गिर गया तो फिर वो दीवार को मारेगा या धरती को पीटने लग जाएगा कि इसने मेरे लगा दी, ठीक है, उसे कहते हैं एनिमिज्म, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, ए मेथड ऑफ टीचिंग, इसमें कि रिसर्चर और सॉल्वर का मतलब ऐसे हिंदी में देख लो आप लोग। शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्र एक शोधकर्ता के रूप में कार्य करता है, इसे कहते हैं अनुमानी विधि। अनुमानी विधि या ह्यूरिस्टिक विधि, इसको डिस्कवरी विधि भी कहते हैं। ह्यूरिस्टिक किसने दी थी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी। किसने दी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि, इसके 6 चरण है। ये किसने दी? किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक किसके शिष्य हैं? जॉन डीवी के। जॉन डीवी किस पे आधारित है? प्रयोजनवाद पे आधारित है, ठीक है। और जॉन डीवी की किताब कौन सी? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। और कौन सी है? हाउ वी थिंक, ठीक है। एजुकेशन एज लाइफ, ये भी है, ठीक है। और आधुनिक युग में समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? जॉन डीवी, ठीक है। इतना याद रख लेंगे आप, याद रख लोगे, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका अनुमानी विधि। नेक्स्ट, अब देखो, अंध स्मरण या ब्लाइंड मेमोराइजेशन, ये किससे रिलेटेड? ये रटने से रिलेटेड। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि किसने दिए थे। ये चारों दिए थे आसुबेल ने। आसुबेल की एक किताब है एजुकेशन साइकोलॉजी एज कॉग्निटिव व्यू। एजुकेशन साइकोलॉजी एज कॉग्निटिव व्यू। अब ये 4 तरीके का दिया था, रटकर, अर्थग्रहण कर, पुनरावृत्ति और समझकर। सबसे अच्छा होता है, ये पूछा जाता है सबसे अच्छे तरीके का अधिगम कौन सा होता है? ये होता है अर्थग्रहण करके, ठीक है। और बस एक होता है अन्वेषण, अन्वेषण या खोज करके। ये क्वेश्चन बहुत आता है, अन्वेषण या खोज करके कैसा होता है? ये पूछता है समस्या का समाधान किसमें निहित होता है, तो ये होता है अन्वेषण या खोज करके सीखने में, ठीक है। इतना याद रख लेना। 4 प्रकार बताए थे, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये 4 दे रखे हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी एज ए कॉग्निटिव व्यू दिया था, और इन्होंने किस पे जोर दिया था बताओ? इन्होंने दिया था निगमन विधि पे। किस पे? निगमन विधि पे। ये भी याद रख लोगे, कौन सी विधि पे जोर दिया था इन्होंने? निगमन विधि, ठीक है। तो इतना आप याद कर लेंगे, बाकी हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से ऐसा सिद्धांत से कौन सा संबंधित नहीं है? देखो, पावलव, थॉर्नडाइक, स्किनर, ये कौन है? आधुनिक संज्ञानवादी हैं ये ब्रूनर। तो आधुनिक संज्ञानवादी, जैसे आधुनिक संज्ञानवादी कौन है? जो मैंने आप ऊपर बता रहा था ना, आसुबेल, वो भी आधुनिक संज्ञानवादी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, ये नहीं है। अब देखो, पावलव के सिद्धांत को एस टाइप का सिद्धांत भी कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। और इसको आर टाइप का सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और बस, थॉर्नडाइक को क्या कहते हैं? क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत आए तो थॉर्नडाइक, और क्या है? आकस्मिक विकास का सिद्धांत आए तो वो हो जाएगा स्टैनले हॉल। आकस्मिक विकास स्टैनले हॉल, क्रमिक विकास थॉर्नडाइक, ठीक है। और थॉर्नडाइक की किताब है एनिमल इंटेलिजेंस, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें से कौन सा कुर्ट लेविन से संबंधित नहीं है? तो देखो, कुर्ट लेविन ने विभेदीकरण नहीं दिया है, जीवन, स्पेस, वेक्टर, तलरूप, ये सब दिया है। कुर्ट लेविन का एक फॉर्मूला है B = F P × E, BF/PE, इस तरीके से याद रख लें, पूछा जाता है। कुर्ट लेविन ने सीखने के 4 तरीके बताए थे, ये भी याद रखना, पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये जर्मनी के थे, ये पूछा गया है, ठीक है। उसमें अमेरिका डाल के दे देगा तो वो गलत हो जाएगा आपका, जर्मनी के थे, ये याद रखना, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ए। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, याद आ गई मुझे, एक होता है बुद्धि लब्धि, ठीक है। क्या होता है? बुद्धि लब्धि। और एक होता है शिक्षा लब्धि। शिक्षा लब्धि, तो शिक्षा लब्धि की अवधारणा किसने दी है? शिक्षा लब्धि की अवधारणा दी है आपकी कुर्ट लेविन ने। किसने दी है? कुर्ट लेविन ने। इसका पूरा नाम क्या है लेविन का? कुर्ट लेविन। आंसर याद रख लेना, क्या हो जाएगा? विभेदीकरण नहीं दिया है। विभेदीकरण किसने दिया है? विभेदीकरण दिया है, कौन कर लेता है विभेद? ये अब याद नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें से शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? पुनरावृत्ति पे बल देता है, सही बात है। बार बार क्या बजाता है? घंटी खाना, घंटी खाना, घंटी खाना, इस तरीके से तो बताया था, तभी तो अनुबंध होता है। पालकों में भय, दुष्यंता दूर हो जाती, सही बात है। अवबोध और रुचि की भूमिका अत्यंत कम है, सही बात है, भूमिका है ही नहीं इसमें। मगर एक चीज़ याद रखना, अधिगम में तथ्यों में सामान्यतः स्थायी नहीं होता। इसमें जो स्थायी दे रखा है ना, ये गलत दे रखा है। इसमें जो होता है ना, अस्थायी होता है आपका अधिगम। कैसा अधिगम होता है? अस्थायी। आंसर हो जाएगा ए। अब देखो, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत 1904 में नोबेल मिला आता है, ठीक है, पेट से रिलेटेड जानकारी के लिए, पेट में पाचन क्रिया कैसे हो रही है उसके लिए, ठीक है। और इन्होंने किस पे? पैरोटिड ग्लैंड पे यूज किया था, प्रयोग किया था। हॉफमैन मशीन थी इनकी। उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है इनके में, क्या हो जाता है? उद्दीपक सामान्यीकरण। मगर ये चीज़ याद रखना, इनका स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है इनके में सीखना। नेक्स्ट, कुत्ते के साथ पावलव ये सिद्ध प्रयोग में किया कि वह जिसका उपयोग उस भोजन का वर्णन करने के लिए किया जिसके साथ वह स्वभाव, ऐसे याद रखो। ये कह रहा है पावलव ने
कुत्ते पर प्रयोग किया था, उसमें जो स्वाभाविक रूप से उसकी लार टपकती थी, उसमें वो किससे टपकती थी, तो वो था स्वाभाविक उद्दीपक। वो क्या था उसके में, खाना। ठीक है। और अनुबंधित उद्दीपक क्या था, घंटी। क्या था, घंटी। याद रखना। नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताया ना मैंने आपको, आंसर हो जाएगा सी, स्वाभाविक उद्दीपक था वो, खाना। नेक्स्ट नेक्स्ट है पावलव अधिगम की इस मान्यता पर आधारित है। पावलव किस पे आधारित है, ये यांत्रिक, बार बार कर करके सिखाना, बार बार करो। ठीक है। और इसमें क्या होता है, अस्थायी होता है। अधिगम कैसा होता है, अस्थायी, ये भी याद रखना। ठीक है। उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है। यही 2-4 चीज़ें हैं, याद रख लोगे आंसर निकल आएगा। एक बच्चा काले कुत्ते से डरना सीख गया, इसीलिए सारी काली वस्तुओं को देख के डरता है, तो क्या कर लिया उसने, उद्दीपक सामान्यीकरण, जो मैं बता रहा था ना पावलव का, वही है ये। जैसे देखो आप कभी बचपन में ना लिफ्ट में फंस जाओ, किस में फंस जाओ, लिफ्ट में, तो जब भी आप लिफ्ट में जाओगे ना तो डर लगने लग जाएगा, कभी भी जाओगे। अब ऐसे समझो, कभी भी ना अंधेरे में आपको किसी ने परेशान कर दिया, अंधेरे में, बचपन में होता है ना कि कुछ लोग परेशान कर देते हैं, इसी को क्या कहते हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, ये बोला जाता है। अगर ये किसी को किया ना बचपन में अंधेरे में, तो वो अंधेरे से डरने लग जाता है, कभी नहीं जाएगा फिर वो अंधेरे में। तो इसी तरीके से और बताऊँ, जैसे आपने ना कोई बच्चे ने को फूल तोड़ने गया और गुलाब का फूल तोड़ रहा था और कांटा चुभ गया उसके हाथ में, तो जब भी वो खून देखेगा ना तुरंत वो डरने लग जाएगा। ठीक है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, और बाकी प्लीज़ शेयर करना ना वीडियो। नेक्स्ट है अधिगम का कौन सा रूप ये प्रदर्शित करता है कि बच्चे हिंसा की नकल उतारते हैं। ये देखो ये कौन सा है, ये है अवलोकन सिद्धांत। यही किसे कहते हैं, निरीक्षण सिद्धांत। क्या कहते हैं, निरीक्षण सिद्धांत। ठीक है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये सब इसी के हैं। ये किसके हैं, बंडूरा ने दिया था। किसने, बंडूरा ने। किस पे प्रयोग किया था, बोबो डॉल पे। और ये क्या कहता है कि हमें कैसे एक मॉडल की तरह प्रस्तुत होना चाहिए बच्चों के सामने। ठीक है। या ऐसे समझ लो, हम बच्चों को नैतिकता कैसे सिखा सकते हैं, आदर्श रूप में प्रस्तुत करके, ये भी अवलोकन सिद्धांत है। और एक बात बताऊं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ये 4 स्टेप दिए थे इन्होंने। ठीक है। ये पूछे जाते हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। आंसर हो जाएगा बी। क्रिया प्रसूत किसका है, स्किनर का है, आर एस सिद्धांत कहते हैं इसे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, गैने के अधिगम पदानुक्रमिक में, गैने ने जो अधिगम पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था, इन्होंने 8 स्तर बताए थे। सबसे लोएस्ट स्तर कौन सा था, सिग्नल लर्निंग, जो किससे रिलेटेड है, पावलव से रिलेटेड है। ठीक है। और निम्न स्तर बताएं 4, उच्च स्तर बताएं 4। ठीक है। और आखिरी के 4 स्तर है ना, उसमें बच्चा थोड़ा सा ना तर्क लगाने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, तर्क लगाने। अब छठा, सातवां, आठवां 3 याद रख लो, CRP, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, रूल लर्निंग, प्रॉब्लम लर्निंग, ऐसे याद करा है मैं तो। CRP, सी मतलब संप्रत्यय अधिगम। ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, ये किताब थी जो कि यूपी टेट लास्ट टाइम पूछी गई थी, द थ्योरी, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। लोग पावलव लगाया है, सब गलत करके आए थे, यहाँ तक कि मैं खुद गलत करके आया था, मैं बता रहा हूँ आपको। द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये गैने की किताब है, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना। ये आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, आज धूप तेज एवं असुखद है, मतलब धूप बहुत तेज पड़ रही है, सुख नहीं मिल रहा। कभी कभी क्या होता है, ठंड में बैठ जाओ ना, धूप में सुख मिलता है, जब बहुत ज़्यादा तेज हो जाए तो असुखद हो जाती है। अगर आप धूप वाला चश्मा लगा लोगे तो असुविधा कम हो जाती है, तो इसे कहते हैं नकारात्मक पुनर्वलन। जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है और आपने उसे हटा दिया, तो उसे कहते हैं नकारात्मक पुनर्वलन। ऐसे समझो, आप पढ़ रहे हो और गर्मी पड़ रही है और मैं आया और आपको पंखा चला दिया, तो क्या हो जाएगा, वो नकारात्मक पुनर्वलन। अब और समझो, आप पढ़ रहे हो, डीजे बज रहा है, क्या बज रहा है, डीजे, और आपने पुलिस को फ़ोन लगा दिया, और जैसे ही पुलिस को फ़ोन लगाया, पुलिस वालों ने उस डीजे को बंद करा दिया, तो वो क्या हो गया, नकारात्मक पुनर्वलन। ठीक है। बच्चा लिख रहा है और उसकी पेंसिल टूट गई, क्या हो गई, पेंसिल टूट गई। अब वो लिख नहीं पा रहा है, तो आपने उसे पेंसिल दे दी, तो उसे कहते हैं नकारात्मक पुनर्वलन। इसे याद रख लेना, ये इसी तरीके से याद रखा जाएगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं इसमें, सब लोग सकारात्मक लगा देते हैं, मगर सकारात्मक नहीं होगी, नकारात्मक पुनर्वलन है। ठीक है। और पुनर्वलन की बात किसने करी है, पुनर्वलन की बात जो करिए वो इसने, स्किनर ने बहुत करी है। स्किनर ने 2 तरीके का पुनर्वलन बताया है, सतत और आंशिक। ठीक है, याद रखना। और आंशिक सबसे बेस्ट होता है, ये पूछा जाता है सबसे अच्छा पुनर्वलन कौन सा होता है, आंशिक, ये भी याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है सीधे। और बस। नेक्स्ट, शिक्षक को प्रत्येक माह के आखिरी में वेतन मिलता है, तो इसे क्या कहते हैं, स्थिर अंतराल पर कहते हैं। जैसे 1 तारीख को मिलेगा तो 1 ही तारीख को मिलेगा। ठीक है। और सबसे अच्छा कौन सा होता है बताओ, रुको, सबसे अच्छा पुनर्वलन कौन सा होता है, अनुपात में या आंशिक या अनुपात, ऐसे बता दो, आंशिक या अनुपात कौन सा होगा, ये बताना, ये बताना। ठीक है, इनमें से बता देना। आंसर क्या होगा इसका, स्थिर अंतराल बताना, ये वाला तो मैंने। ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किससे संबंधित, ये है प्रयास और त्रुटि। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। इनकी किताब है एनिमल इंटेलिजेंस, कब आई थी, 1898 में। इस
इन्होंने सिद्धांत दिए थे, कौन से मुख्य सिद्धांत, कौन से कितने थे, 3। कौन कौन से होता है, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। तत्परता को क्या कहते हैं, रुचि का नियम। अभ्यास को उपयोग या अनुपयोग का नियम। और प्रभाव को सुख दुख या संतोष का नियम। यांत्रिक सिद्धांत छोड़ दो अभी। शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव का है। अंतर्दृष्टि कोहलर का है। कोहलर का बर्दिमर गेस्टाल्टवादी जो थे 1912 वाले, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रयास और त्रुटि। CABD टेस्ट भी दिया था किसने, थॉर्नडाइक ने, याद रखना। नेक्स्ट, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तो वो जल्दी सीख जाता है, इसे क्या है, थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है, तत्परता का सिद्धांत, या इसे क्या कहते हैं, रुचि का सिद्धांत। एक चीज़ याद रखना, बुद्धि के 3 प्रकार बताए इन्होंने, कितने बताए, बुद्धि के 3 प्रकार, कौन कौन से, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। और मूर्त को क्या बताया इन्होंने, यांत्रिक बुद्धि बताया, और गैरेट ने इनका समर्थन दिया है। अच्छा देखो, चिंतन और कल्पना के आधार पर, कल्पना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए इन्होंने, कौन कौन से बताए, स्थूल, सूक्ष्म और प्रत्यक्ष, स्थूल और सूक्ष्म, 3 बताएं, प्रत्यक्ष, स्थूल और सूक्ष्म। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, ये पूछे गए, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम संप्रत्यय में समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्यय, ये दिया कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, चिंपैंजी पे। क्या नाम था, सुल्तान, हे सुल्तान वो गाना सुना ना। और ये कौन सा था, टेनरीफ द्वीप था, किनारी शहर था, फ्रांस का था, इतना याद रख लेना। और ये किससे रिलेटेड, गेस्टाल्टवाद की शुरुआत किसने की थी, बर्दिमर। और गेस्टाल्टवाद में प्रयोग किसने किए थे, कोहलर। और द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद ये किसने लिखी थी, कोफका ने। और कौन इससे रिलेटेड, कुर्ट लेविन, जिनका क्षेत्र सिद्धांत है, ठीक है, याद रखना। स्किनर की किताब कौन सी, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कार्ल रोजर्स कौन से, बताओ, कार्ल रोजर्स ने क्या दिया। अच्छा ये क्वेश्चन आप बताओ, कार्ल रोजर्स ने क्या दिया है, ठीक है, आप लोग बता देना, ठीक है। और व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है। नेक्स्ट है, स्वाति ने दाहिने हाथ से कैरम बोर्ड खेलना सीख लिया तो वो बाएं हाथ से भी खेल सकती है, इसे कहते हैं द्विपार्श्विक। अब एक और याद रखो, ऊर्ध्व, कौन सा रखो, ऊर्ध्व क्या होता है, जब आप साइकिल चलाने के बाद ना मोटरसाइकिल चलाना सीख जाते हो तो उसे कहते हैं ऊर्ध्व, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से अनुबंधन के लिए सही घटना का उपयुक्त क्रम बताना है। देखो, घंटी खाना, इस तरीके से घंटी खाना इस तरीके से उसने पावलोव ने कराया था। तो घंटी क्या थी, कंडीशनल स्टिमुलस। खाना क्या था, अनकंडीशनल। फिर क्या आया था, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स ले रहे थे उसे, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। यांत्रिक तरीके से सीखना बताया था इसे, ठीक है। और कैसा होता है ये, कैसा सीखना होता है बताओ, ये बिल्कुल ही फिक्स हो जाता है या कुछ टाइम बाद भूल सकते हो उसमें, तो ये बताना आप कि इसके द्वारा स्थायी सीखना होता है या अस्थायी होता है। मैंने आज ही बताया आपको, पावलोव के सिद्धांत में जो सीखना होगा स्थायी होगा या अस्थायी होगा, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से असत्य बताना है, असत्य कौन सा, अधिगम एक प्रक्रिया, सही बात है। अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है, देखो यही गलत कह दिया, अधिगम परिपक्वता से संबंधित है, बताओ कैसे प्रूव करूं। अभी बच्चे को ना, जो 1 साल का बच्चा हो उसे किताब पढ़वा के दिखा दो, 1 साल का बच्चा पढ़ लेगा किताब, नहीं पढ़ सकता, क्योंकि परिपक्वता का नियम काम करता है अधिगम के लिए, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, मिरर ड्राइंग टेस्ट। अब देखो ये याद कैसे करो, इसका याद करने का ट्रिक ये है, जब आप इंग्लिश सीखने जाते हो ना तो इंग्लिश कहते हो स्पीकिंग करो, स्पीकिंग कैसे करो, शीशे में देख देख के करो, तो कैसे क्या होता है उससे, अधिगम होता है, क्या होता है, अधिगम। नैतिकता की बात किसने करी है, कोहलबर्ग ने करी है। कितने लेवल दिए, 3। स्टेज कितनी दिए, 6। क्रिटिसाइज किसने किए, कैरोल गिलिगन, ठीक है, याद करना। नेक्स्ट, अनुबंधित स्थापित होने के बाद ये बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक, मतलब क्या, घंटी बजा के छोड़ दे रहे हो उसे, और अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना, ये क्या होता है, इसे विलोप कहते हैं। ऐसे समझो, केवल घंटी बजा रहे हो, खाना नहीं दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो विलोप हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो यही आपके क्वेश्चन थे। तो बाकी आप बताना अस्थायी होता है या अस्थायी होता है या स्थायी होता है, किसके में, पावलोव के सिद्धांत में सीखना। और यांत्रिक होता है या नहीं होता है ये बताना। और आपके वो जितना भी याद हो ना पावलोव से रिलेटेड वो सब बता देना। और कौन सा, एक स्टर्नबर्ग का जो पूछा ना वो भी बताना। बाकी अपनों का ध्यान रखना। और देखो शेयर करना प्लीज़, शेयर नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आ पाता, आप लोग को पता है, मोटिवेशन नहीं आएगा तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता। इसी के साथ अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।